एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे भारत और चाइना रिश्तों पे और क्या अपडेट और निकल कर सामने आई है, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण अपडेट है और आपको इस अपडेट को सुनने के बाद काफी गर्व का अनुभव होगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे जो गलवान वैली में जो फेस ऑफ हुआ था उससे और ज्यादा अपडेट निकल कर अब सामने आई है। डेक्कन क्रॉनिकल में एक खबर निकल कर आई है, पूरा का पूरा एक लेख निकल कर आया है जो कि उस दिन हुई घटना को और ज्यादा इलैबोरेट करता है। मैंने आपको बताया था, इससे पहले बताया था कि जो हमारे सीईओ साहब थे उनकी मृत्यु के बाद ही ये ज्यादा भड़का मामला और उसके बाद हमारी तरफ से उन पर हमला किया गया या उनकी तरफ से हम पे हमला गया, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी। और यह भी मैंने बताया था कि आपको कि 2-3 पार्टीज, पेट्रोलिंग पार्टीज आपस में मिलके तब जाके चीनियों का सामना करी थी। यह भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ 150 के लगभग थे और वो कुछ 800 से लेके 1000 तक थे और तब भी हम लोगों ने उनका काफी डट के मुकाबला किया और उनको काफी कैजुअलिटीज पहुंचाई। अब और ज्यादा इसमें क्लैरिटी निकल कर आई है। एक्चुअल में शाम के समय या लेट आफ्टरनून यह पता चला कि सीईओ साहब की मृत्यु हो गई है और उनके साथ 2 लोगों की और मृत्यु हुई है। इसके बाद जो कि सीईओ पिता समान होता है अपनी रेजिमेंट के लिए, तो 16 बिहार रेजिमेंट के सभी लोगों ने उसी समय यह डिसाइड किया कि रात में इस प्रकार का आक्रमण करना है। और जब उन्होंने इस आक्रमण को अंजाम दिया तो कहा जा रहा है कि पूरी गलवान घाटी वॉर क्राई से गूंज उठी थी। और उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा मोड़ यह था कि घातक कमांडो ने भी अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई। घातक कमांडो कुछ 20 लोगों का ट्रूप होता है जिसको लीड करता है कैप्टन। आप इस खबर को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और वीडियो रोक के आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो जब हमारे घातक कमांडो ने आक्रमण किया, रात में आक्रमण किया, पूरी प्लानिंग के साथ आक्रमण किया, तो कहा जा रहा है कि चीनी सीमा में घुसे और 2 से 5 किलोमीटर तक घुसा गया है। मैंने 16 तारीख की वीडियो में ही आपको बताया था कि जो कैप्चरिंग होती है भारतीय सेना के, अगर लोग कैप्चर किया गया है तो जाहिर सी बात है कि हम उनकी तरफ गए होंगे तभी वो हमको कैप्चर कर पाए। तो यहां पर भी इसी चीज को इलैबोरेट किया गया है। जब हमने उन पर आक्रमण किया, कुछ 18 पीएलए सोल्जर्स को तो पत्थर से कूच कर मार दिया गया, उनकी गर्दन तोड़ दी गई, अलग अलग जगह उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी और काफी घातक हमला उन पर किया गया था। और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया गया था जो कि चाइनीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कटीले तार लगे हुए लकड़ियों इत्यादि का इस्तेमाल किया गया था। चाइनीज लोगों के जो बड़े बड़े हथियार थे, जो बड़े चाकू या तलवार आप कह सकते हैं वो थे, उनको छीन के उन्हीं पर हमला किया गया था और उनके जो ऑफिसर है, सीईओ है, उसको भी मार डाला गया। तो काफी घातक हमला यह था जो कि उनके सैनिकों में एक डर भर दिया था। एक्चुअल में भारत की संख्या कम होने के कारण और उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण हम उनकी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं कर पाए, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि 40 के लगभग स्ट्रेचर्स तो देखे ही गए थे। ये पुरानी खबर में मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पर इस चीज की पुष्टि इसलिए भी होती है कि एक खबर मैंने आपको बताई थी कि हम अपने लोगों को जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए थे और सुबह तक ही उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाए थे, जिसके कारण भी हाइपोथर्मिया के कारण भी कुछ हमारे 12 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई थी। तो यह इस कारण से भी हो सकता है कि हमारे लोग उनकी सीमा से अंदर चले गए थे और जब अनुमति हमको मिल पाई, उनको लेने की अनुमति मिल पाई उनकी तरफ से, तब जाके हम उनको ले पाए और तभी जाके उनका इलाज हो पाया। और इसी कारण कुछ जो हमारे जवान थे वो हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और जो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ है, उनका यह कहना था कि भारत की जो कैपेबिलिटी है, अपने जवानों को ले जाने की कैपेबिलिटी, वो ना होने के कारण मृत्यु हुई। एक्चुअल में जो मुझे लगता है वो यही सिनेरियो बना होगा कि हमें अनुमति नहीं मिल पाई होगी जल्द ही और इसलिए हमारे जो जवान वहां पड़े तब उनको वीरगति की प्राप्ति हुई। इसके अलावा हमारे उस फेस ऑफ में एक सैनिक का भी बयान काफी चल रहा है, टीवी में भी दिखाया जा रहा है कि उसने कहा कि वायुगुरु ने उनको बचाया और वो काफी ज्यादा सैनिकों को देखकर किसी तरह बच पाए। और नदी वहां पर काफी गहरी थी और 5 फुट गहराई पर भी, नदी की गहराई होते हुए भी वो नदी में लड़ रहे थे। इसके बाद कुछ सैनिकों ने उनको बाहर निकाला और तभी वो निकल पाए। तो इससे पता चलता है कि वो उस समूह का हिस्सा थे जो कि पहला समूह लड़ा था जिसमें कि सीईओ साहब की मृत्यु भी हुई होगी। तो वो समूह होगा, उसके बाद उनको पीछे खींचा गया होगा और तब जाके रात में प्लानिंग के बाद चीनियों पर हमला किया गया। अब बात करते हैं जो कैप्चरिंग की है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था आपको और आप में से बहुत ढेर सारे कमेंट मुझे इस तरह आए जो कि ये बताते हैं कि हम क्यों इतना ज्यादा
किसी चीज को समझने से इनकार कर देते हैं। मैंने साफ साफ आपको बताया था कि जब भारतीय आर्मी ने बोला था कि हमारा कोई सोल्जर मिसिंग नहीं है, वो तभी बोला था जब उनको सारे सोल्जर्स मिल गए थे, या इस चीज की आश्वासन मिल गया था चीनियों की तरफ से कि उनको 10 सोल्जर वापस कर दिए जाएंगे। तो भारत ने यहाँ पर झूठ नहीं बोला था, आर्मी ने झूठ नहीं बोला था, और ना ही चीनियों ने बाद में अगले दिन झूठ बोला था। उन्होंने कहा था हमारे पास कोई भी भारतीय कैप्चर नहीं है। तो दोनों के द्वारा ही झूठ नहीं बोला गया था इस केस में। पर कल आपकी जो कमेंट देख के मुझे काफी निराशा हुई कि आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही। बात यह है कि जो हमारे लोग कैप्चर हुए थे, 10 लोग जो कैप्चर हुए थे, उसमें 2 कैप्टन थे और 2 मेजर थे। मैंने आपको बताया था कि 2-3 घातक ट्रूप्स का इस्तेमाल किया गया होगा। तो हो सकता है कि ये वही कैप्टन और मेजर थे जो कि इस पार्टी को लीड कर रहे थे, क्योंकि ये जो डेक्कन क्रॉनिकल में खबर निकल कर आई है उसमें यह हुआ था कि इनको मारते मारते, चीनियों को मारते मारते हम इतनी दूर तक अंदर निकल गए थे कि इसके बाद चीनियों ने हमारे लोगों को, 10 लोगों को पकड़ लिया। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर में भी निकल कर आया है आज कि हमारे लोग रास्ता भटक गए थे, तब जाके उनको पकड़ा गया और उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया है और उनको जो बातचीत के बाद वापस लौटा दिया गया। काफी हेक्टिक बातचीत होने के बाद इनको लौटाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इनको लौटाने पर चीनियों को क्या फायदा हुआ होगा, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो चीनियों को यह लौटाना ही था, क्योंकि 1996 का जो करार है उसमें अगर आर्टिकल 8 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है यदि कोई कैप्चर हो जाता है इस प्रकार से या सीमा भटक के अंदर चला जाता है तो उनको वापस करना पड़ेगा बिना शर्त के। पर मैं यहां पर मानता हूं कि शर्त तो रखी गई होगी, चीनियों की तरफ से शर्त जरूर रखी गई होगी। वो क्या शर्त हो सकती है जो हम लोग आजकल अपने प्रधानमंत्री के बयान और अपनी मीडिया में सुन रहे हैं। उसमें यह शर्त हो सकती है कि चीनी लोग जो छुपा रहे हैं, अपनी जो नाकामियां छुपा रहे हैं, उसको जनता में न बताया जाए, ऑफिशियली किसी को भी न बताया जाए। जब हमारे प्रधानमंत्री का यह बयान आया कि चीन ने हमारी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है और उल्लंघन करने वाले थे पर उनको हमारे बिहार रेजिमेंट के ब्रेव सोल्जर्स ने रोक दिया, तो इसी बयान का फायदा उठाते हुए उनके जो मिनिस्टर्स हैं अब वो ट्वीट कर रहे हैं। और ट्वीट किस लिए कर रहे हैं? वो भारत को ही दिखाने के लिए कर रहे हैं। साफ साफ सिंपल बात है, क्योंकि उनकी जनता तो देखती नहीं है। उन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है कि देखा, हमने कहा था ना कि चीन की धरती पर ही यह फेस ऑफ हुआ है और भारत के अंदर चीन ने घुसपैठ नहीं की है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ के उसका फायदा सोशल मीडिया में उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो यह लग नहीं रहा है कि पाकिस्तानियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका जो मॉरल है वो केवल ट्विटर तक ही सीमित रह गया है। इनको भी लड़ना नहीं आता है पाकिस्तानियों की तरह से, और इनका भी ब्लफ अब साफ साफ पता चल रहा है। हालांकि भारत की आर्मी ऑफिशियली चीनियों का जो ये मुखौटा है उसको सामने नहीं ला रही है। वो उनका कारण हो सकता है, कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके लिए वो सामने इस मुखौटे को नहीं ला रही है। पर धीरे धीरे पत्रकारों के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से इनका मुखौटा साफ साफ सामने निकलकर आ रहा है। इसके अलावा आज ही ये खबर निकलकर आई कि जनरल वी.के. सिंह, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं, उनका यह कहना है कि हमने 40 चीनी सैनिकों को मारा है, 40 चीनी लोगों को मारा है। और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास चीनी कैदी भी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू और बहुत महत्वपूर्ण बयान माना जा सकता है। हो सकता है कि अपने जो 10 लोगों को हमने वापस पाया है वो इन्हीं चीनी कैदियों को वापस लौटाकर ही हम पाए होंगे। अभी तक ऑफिशियली इस पर कोई बयान नहीं सामने आया है। हमने यह भी देखा है कि आर्मी जब आतंकवादियों का एनकाउंटर कर रही है अभी कश्मीर में, तो भी उन पर रिपोर्टिंग करने से मना करती है। शुरुआत में रिपोर्टिंग करने से मना करती है, जब ऑपरेशन क्लियर हो जाता है तब जाके वो सारी चीजें बताती हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि अभी भी चीनियों के साथ भारतीय आर्मी ऑपरेशन के समय में है। इस पर इसीलिए बहुत ज्यादा जानकारी मुझे लगता है ऑफिशियली नहीं दी जा रही है। एक बार ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी। वही खबर निकल कर आई है कि पेंगोंग सो लेक के पास ज्यादा जमावड़ा चीनियों का दिख रहा है। गैल्बन वैली वाली तो वो कह ही रहे हैं कि हमारी है, और वहां पर जमावड़ा कम है, जो दूरी है वो मेंटेन की गई है। पर जो पेंगोंग सो लेक के पास दूरी मेंटेन नहीं की गई है, 2-3 किलोमीटर उनको दूर होना चाहिए भारतीय सेना से या भारतीय सीमा से, पर वह बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी के चोटी पर चढ़े हुए हैं। ऐसा बहुत से न्यूज आउटलेट ने बताया है। तो यहां पर थोड़ी चिंता वाली बात है। पेंगोंग सो लेक के पास बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो रही है। वही बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की। उसकी है एक एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन जिसको EDS भी कहा जाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा इसके तहत एक चाइनीज भाषा में भी प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि लगभग 5:15 से लेके
लगभग 6:45 तक होता है शाम को, और इसके तहत कुछ 1.5 घंटे या सवा घंटे तक न्यूज सुनाई जाती है या कल्चरल प्रोग्राम सुनाए जाते हैं। वो तिब्बत के इलाकों के लिए और जो लोग चाइनीज भाषा समझते हैं उनके लिए होता है, या चाइना में जितने लोग भी इसको सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में कभी भी भारत और चाइना का विवाद नहीं बताया जाता था, पर अब से उसमें भारत और चाइना का विवाद भी बताया जाने लगा है, और चीनी लोगों को यह बताया जा रहा है कि चीनी अग्रेशन किस तरह से बढ़ रहा है, जिससे कि चीन की पोल खोलना भारत ने उनकी जनता में ही स्टार्ट कर दिया है। इस प्रकार की चीज चीन बहुत पहले से कर रहा है। चीन भारतीय भाषाओं में जैसे कि हिंदी, बांग्ला, तमिल इसमें प्रोग्राम करता है, और कई बार वो भड़काने का प्रयास भी करता है, उर्दू में भी करता है। भारत भी उर्दू और इसके अलावा कुछ 28 भाषाओं में अलग अलग प्रोग्राम करता है, जो कि लगभग 100 से ज्यादा कंट्रियों को कैटर करने के लिए होता है। तो भारत इसको प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था, पर चाइना का देखा देखी अब भारत भी चाइना की जो खराब चीजें हैं, जो उस क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है, उनकी जनता के लिए अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें उनको बता रहा है, जो कि एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसके अलावा एक लेटेस्ट खबर निकल कर आई है, 1996 में जो भारत और चाइना के बीच में करार हुआ था, उसमें किसी भी वेपन का इस्तेमाल न करने की बात कही गई थी, कोई फायर न करने की बात कही गई थी, कोई विस्फोट न करने की बात की गई थी 2 किलोमीटर तक, और पेट्रोलिंग के समय इस प्रकार के फायर आर्म्स, लोडेड फायर आर्म्स नहीं ले जाने की बात भी थी, नहीं ले जाते थे जनरली। पर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय काउंटर पार्ट्स ने मीटिंग में साफ साफ चाइनीज काउंटर पार्ट को यह कह दिया है, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली भी कह दिया है कि हम अब यदि चाइना की तरफ से कोई अग्रेशन दिखाया जाता है, इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, तो हम जो कमांडिंग ऑफिसर है वो व्यक्तिगत डिसीजन लेगा कि किस प्रकार की चीजें वहां पर इस्तेमाल करनी है। वो चाहे फायर करना पड़े, विस्फोट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो डिसीजन वहीं लोकली ले लिया जाएगा। इसके लिए कोई डिप्लोमेट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साफ साफ उनको कह दिया गया है। तो यहाँ पर फ्री हैंड अब लोकल कमांडर को दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।